Jai Hind everyone. Good morning to all of you. This is Pooja Upadhyay from Shri Ram Public School. Today we are going to start with a new topic that is staffing process. अभी तक हमने देखा स्टाफिंग का डेफिनेशन क्या होता है, फीचर्स एंड इम्पॉर्टेंस. उसके बाद हमने एचआरएम देखा कि किस तरह से स्टाफिंग एक्टिविटी में ये एचआरएम कंट्रीब्यूट करता है. अब हम आज एक नया क्वेश्चन करेंगे, स्टाफिंग प्रोसेस. ठीक है, जैसे डेफिनेशन में लिखा गया है कि स्टाफिंग में रिक्रूटमेंट होता है, सिलेक्शन होता है, ट्रेनिंग डेवलपमेंट होता है, फिर उसके बाद प्रमोशन और डिमोशन, ट्रांसफ़र एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें होती हैं. अब हम इसको डिटेल में देखेंगे कि स्टेप बाय स्टेप सबसे पहले होता क्या है. ठीक है, The scope of the function of the staffing of the function include in it or the various activity included in this process can be divided under the following heads. फर्स्ट वन, एस्टिमेट द मैन पावर रिक्वायरमेंट. इसका मतलब ये होता है कि सबसे पहले आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में फाइंड आउट करिए कि वैकेंसी कितनी है, किस पोस्ट के लिए है, उस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है, कितना एक्सपीरियंस चाहिए, सिंपल मीनिंग में कौन से एम्प्लॉय की रिक्वायरमेंट है अपने कंपनी में, ये फाइंड आउट करना. ठीक है, और कितने नंबर्स में. At the first time of the staffing, the need for the required number of employee is estimated. At the time of the determining the number of person required, the possibilities regarding the internal promotion, retirement, resignations, dismissal, etc. are also taken into the consideration. इतना ही नहीं बल्कि आपको जब भी वैकेंसीज होगी तो ये फाइंड आउट करना है कि क्या इंटरनली उस वैकेंसी को फुलफिल कर सकते हैं, क्या कोई जॉब छोड़ के जा रहा है, कोई रिटायर हो रहा है, तो इन सब की वजह से पर्टिकुलर वैकेंसीज अपने आप निकलेंगी. तो कितने टोटल नंबर ऑफ़ एम्प्लॉय हमें लगेंगे, किस डेजिग्नेशन के लिए चाहिए, उनका एक्सपीरियंस कितना होना चाहिए, क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें हम सबसे पहले एस्टिमेट कर लेते हैं. ठीक है, उसके बाद सेकेंड प्रोसेस है रिक्रूटमेंट. उसके बाद रिक्रूटमेंट मतलब हम लोग सर्च करते हैं एम्प्लॉयज़ का. तो उसके बाद हम एम्प्लॉय सर्च करते हैं, यानी कि कहाँ से एम्प्लॉय को लाया जा सकता है. जैसे इंटरनल होगा तो फिर आसानी से मिल जाते हैं, लेकिन मान लीजिए अगर एक्सटर्नली हमें मैन पावर रिक्वायर्ड है तो वो कहाँ से आएंगे. तो उसके लिए प्रोसेस होता है जैसे कि न्यूज़पेपर में ऐड देना, नोटिस बोर्ड पे ऐड देना. ठीक है, प्लेसमेंट के थ्रू इंक्वायरी जनरेट करना. तो हम लोग सेकेंड में क्या करते हैं, रिक्रूटमेंट करते हैं. सिंपल मीनिंग में इन्वाइट करते हैं पब्लिक को फॉर द जॉब पर्पज़. जैसे आप लोगों ने देखा होगा कई बार कॉलेजेस में, कैंपस में भी बड़ी बड़ी कंपनियां आती हैं, जॉब ऑफ़र करती हैं. ठीक है, तो ये सारा क्या है, रिक्रूटमेंट प्रोसीजर है. ठीक, नेक्स्ट है, एक बार जब आपने रिक्रूटमेंट कर लिया तो उसके बाद एम्प्लॉयज़ का एप्लीकेशंस आने लगता है. मीन्स एम्प्लॉयज़ आर अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ द जॉब. सो जैसे मान लीजिए वैकेंसी अगर 5 आपने दी है, 10 दी है, तो इट इज़ नॉट नीड दैट ओनली 5 or 10 पीपल विल अप्लाई फॉर योर जॉब. ठीक, everyone is applying, they may be the 5, 10 or more than that, right? So it's next step our is the candidate, those who applied for the post, out of that we have to select the best employee, those who are suitable in our organization और हु आर मैचिंग विथ आवर रिक्वायरमेंट. ठीक है, तो थर्ड प्रोसीजर क्या है हमारा, सिलेक्शन. यानी जो भी हमने एम्प्लॉयज़ आए हैं थ्रू द रिक्रूटमेंट ऐड दे करके या नोटिस बोर्ड के थ्रू, या जैसे भी उनको इन्फॉर्मेशन पता चला जो कंपनी ने सोर्स यूज़ किया था, जैसे मेन पावर से मंगाना, प्लेसमेंट एजेंसियों से एम्प्लॉय मंगाना. ठीक है, तो वहाँ से जितने भी एप्लीकेंट्स आए हैं वो हमारे रिक्वायरमेंट से ज़्यादा ही होते हैं, अक्सर ज़्यादा होते हैं. तो हम उन सबको तो रख नहीं सकते, तो उन सब में से हमें सिलेक्ट करना होता है उस पर्टिकुलर एम्प्लॉयज़ का जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए फ़िट बैठे. ठीक है, देखिए, अंडर द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन कॉम्पिटेंट एप्लीकेंट आर सिलेक्ट आउट ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ देम. यानी कि जो इन रियल आपके ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट से मैच करता है उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय को सिलेक्ट करते हैं. It is important to keep in the mind that the ability of the applicant and the nature of the work must be matched. ठीक है, तो यहाँ पे क्या देखा जाता है, उसकी एबिलिटी और उसकी वर्क परफॉर्मेंस जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट से मैच करता हो उसी को हम लोग सिलेक्ट करते हैं. ठीक है, सिलेक्शन हो गया. उसके बाद नेक्स्ट स्टेप्स क्या है, प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन. यानी कि जैसे आपने जिस कैंडिडेट को सिलेक्ट किया है, ठीक है, आपका ऑर्गेनाइजेशन तो उसके लिए न्यू होगा. ठीक है, वो आपके बिजनेस एनवायरनमेंट से तो अनजान होगा. ठीक है, तो उसको सारी चीज़ों का इंट्रो देना पड़ेगा आपको. यानी कि उसका डेस्क कहाँ पे है, उसके कलीग्स कौन होंगे, बॉस कौन होंगे, किसको उन्हें रिपोर्ट करना है, किसके थ्रू उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगी, ये सारी चीज़ें उन्हें बतानी पड़ेगी. तो ये आता है हमारा प्लेसमेंट ओरिएंटेशन में. Placement means to join the post for which
she has been selected. Under the orientation, the employee is given a brief presentation about the company and is introduced to its superior, subordinate and colleagues. Clear हो गया? Now next. एक बार प्लेसमेंट ओरिएंटेशन होने के बाद अब ऑर्गेनाइजेशंस के एनवायरनमेंट से वो जान पहचान हो गई, ठीक है। तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, उनको अपने ऑर्गेनाइजेशन के पैटर्न के अकॉर्डिंगली काम करने की ट्रेनिंग देना, ठीक है। जैसे कई सिस्टम होते हैं, कई सॉफ्टवेयर होते हैं, कंपनीज के अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे काम करने के लिए उन्हें ट्रेनिंग और डेवलपमेंट दिया जाता है। एट दिस स्टेप ऑफ द प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट आर इम्पार्टेड टू द एम्प्लॉय सो दैट देयर एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस इज इंक्रीज्ड। यानी कि देखिए, जैसे अभी आप लोग बुक्स में अकाउंट्स कर रहे हैं, ठीक है, जैसे जर्नल एंट्री हो गया, ट्रायल बैलेंस हो गया, बैलेंस शीट हो गया, ये सारी चीज़ें अभी आप लोग बुक में ही बना रहे। बट इट इज़ नॉट सो दैट कंपनीज भी ये सारी चीज़ें बुक्स में मेंटेन करती होगी। देयर मस्ट बी अ डिफरेंट काइंड्स ऑफ द सॉफ्टवेयर इज़ देयर, राइट। सो उसके अकॉर्डिंगली वो आपको ट्रेन करेगी कि किस तरह से आपको उनके ऑर्गेनाइजेशन के मेथड में, उनकी स्ट्रैटेजी में आपको काम करना है, जिससे आपकी एफिशिएंसी और इफ़ेक्टिवनेस बढ़े, ठीक है। इसके ऑर्गेनाइजेशन का भी फ़ायदा होता है, इसीलिए वो आपको ट्रेनिंग और डेवलपमेंट देती है। अब आपके पास देखिए, आपका सिलेक्शन हो गया, आपको ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सब कुछ बता दिया गया है, आपको काम करने की ट्रेनिंग डेवलपमेंट में भी दे दी गई है। अब आप यहाँ से काम अपना स्टार्ट कर देते हैं फॉर द ऑर्गेनाइजेशन पर्पस, ठीक है। एक बार आपने काम चालू कर दिया, उसके बाद आपका परफॉर्मेंस देखा जाएगा। यानी जो कंपनी का स्टैंडर्ड है, जो एक्सपेक्टेशन उन्होंने आपके साथ रखा है आपके वर्क परफॉर्मेंस से लेकर, ठीक है, क्या आप उस स्टैंडर्ड को मैच करते हैं। अगर हाँ, तो कंपनी सेटिस्फाइड होगी। अगर उससे भी अच्छा कर रहे हैं तो और अच्छी बात, लेकिन अगर उससे कम करेंगे तो फिर वो आपको फिर से ट्रेनिंग डेवलपमेंट देगी, अगर आप कंपनी के एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग काम नहीं कर पा रहे हैं तो, ताकि आपका इम्प्रूवमेंट हो। लेकिन अगर मान लीजिए आपका परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग चल रहा है या उससे अच्छा हो रहा है, तो उसको चेक करने के लिए यहाँ पे फिर 6 स्टेप है परफॉर्मेंस अप्रेजल। इसमें क्या होता है, कंपनी आपके परफॉर्मेंस को चेक करती है। एट दिस स्टेप द कैपेबिलिटी ऑफ एवरी एम्प्लॉय इज जज his capability, his actual work performance is compared with the working assigning him। जैसे मैंने कहा कि जो स्टैंडर्ड वर्क होना चाहिए, जो एक्सपेक्टेशन उन्होंने आपसे रखा है, एक्चुअल में आप वो फुलफ़िल कर पा रहे हैं या नहीं, ये सारी चीज़ें कंपनी चेक करती है। मान लीजिए आपका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंगली आपका नेक्स्ट स्टेप होगा, ठीक है। तो परफॉर्मेंस अप्रेसल के बाद अगर मान लीजिए आपका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा हो रहा है, कंपनी आर सेटिस्फाइड एंड हैप्पी विथ योर परफॉर्मेंस, तो वो आपका प्रमोशन और करियर प्लानिंग करती है। अंडर दिस स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ द स्टाफिंग, एम्प्लॉय गेट द प्रमोटेड टू हायर पोस्ट ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैपेबिलिटी। तो यहाँ पे आपका प्रमोशन हो जाता है टू द हायर पोस्ट, ठीक है, पहला। दूसरा है करियर प्लानिंग। करियर प्लानिंग का मतलब होता है दे मे बी गिविंग यू एन अपॉर्चुनिटी टू बिकम द पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट, ठीक है। उसी के अकॉर्डिंगली आपको कंपनसेशन मिलेगा। कंपनसेशन क्या होता है, इट इज़ एक्चुअल रिटर्न्स ऑफ योर एफर्ट, ठीक है। दिस स्टेप ऑफ द स्टाफिंग प्रोसेस इन्वॉल्व फिक्सिंग द कंपनसेशन ऑफ एन एम्प्लॉयज फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू द ऑर्गेनाइजेशन। कंपनसेशन यानी कि जैसे सैलरी हो गया, कमीशन हो गया, बोनस हो गया, ये सारी चीज़ें आपके रिवॉर्ड होते हैं इन रिटर्न्स ऑफ द एफर्ट जो आपने कंपनी में डाला है, ठीक है। अ कंपनसेशन रिफर्स टू ऑल द फॉर्म्स ऑफ द पे रिवॉर्ड गोइंग टू द एम्प्लॉय। Basically, it is the price for the job. It may be for the following 2 types. First है direct financial payment and second है indirect payment. First में देखिए, it includes the wages, salary, incentives, commission, bonus. It may be paid on the following 2 base. Time based payment यानी fixed time होगा, जैसे सैलरी का एक फिक्स टाइम होता है मंथ में, वैसे नेक्स्ट है परफॉर्मेंस बेस्ड पेमेंट, यानी अगर आपको कोई एक्टिविटी दी गई है, कोई टारगेट दिया गया है, उसके अचीव होने के बाद, ठीक है, तो इस तरह से आपको 2 वे में इंसेंटिव्स पे किया जाता है। नेक्स्ट है इनडायरेक्ट पेमेंट। इट इंक्लूड्स द फैसिलिटी लाइक इंश्योरेंस, मेडिकल, वेकेशंस एक्सेट्रा आर प्रोवाइडेड फ्री ऑफ द कॉस्ट बाय एम्प्लॉयर। ये इनडायरेक्ट पेमेंट है, यानी यहाँ पे पेमेंट नहीं मिल रहा है, बट पेमेंट आपका, जैसे आप कोई छुट्टी वगैरह लेते हैं तो उसका काटते नहीं, तो इन शॉर्ट ये भी इनडायरेक्ट पेमेंट ही हो गया। आपके इंश्योरेंस, मेडिकल, इन सब का खर्चा आपका कंपनी उठाती है, तो ये भी क्या हो गया, इनडायरेक्ट पेमेंट हो गया, ठीक है। नाउ नेक्स्ट।